सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं विषय इतिहास पाठ दूसरा भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य में सुदर्शन झील के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सुदर्शन झील जो कि भारत के इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है। यह झील मात्र एक झील नहीं है, इतिहास में इस झील का बहुत महत्व है क्योंकि इस झील से अनेक शासकों के नाम जुड़े हुए हैं। केवल एक वंश के नाम नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि अलग अलग वंशों के नाम इस सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं। अर्थात सुदर्शन झील से हमें कई शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कई वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील से हमें जानकारी मिलती है कि उस झील से संबंधित जो शासक हैं वह जनता की भलाई के लिए क्या क्या कार्य करते थे, उनकी दृष्टि में कृषि का क्या महत्व था, सिंचाई का क्या महत्व था, वह कृषि को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। ये सारी जानकारियां हमें सुदर्शन झील से मिलती है। तो आखिर इस सुदर्शन झील का वर्णन हमें इतिहास में कहाँ पर मिलता है? इस सुदर्शन झील की जानकारी के सोर्स कौन कौन से हैं? तो इसके सोर्स प्रमुख हैं, वह है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और दूसरा है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों से हमें सुदर्शन झील के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती है। इस सुदर्शन झील से कौन कौन से शासक संबंधित हैं? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस झील से संबंधित विभिन्न शासकों के नाम मिलते हैं। तो हम देखेंगे एक तरफ शासकों के नाम और दूसरी अन्य है वह गवर्नर। एक तरफ शासक के नाम और दूसरी तरफ है गवर्नर के नाम। तो पहला जो नाम जुड़ा हुआ है सुदर्शन झील से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह जानकारी मिलती है। तो पहला जो शासक है वह चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा जो शासक है सम्राट अशोक। तीसरा जो शासक है वह है रुद्रदामन, शक सम्राट रुद्रदामन। और चौथा जो शासक है वह स्कंदगुप्त, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त। तो ये तो देखे हमने 4 शासकों के नाम। और इन शासकों के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था, किसने झील का निर्माण करवाया था? तो इस समय यहाँ का जो गवर्नर था वह पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था वह पुष्यगुप्त था। अशोक के समय तुषास्प। रुद्रदामन के समय सुविशाख। और स्कंदगुप्त के समय यहाँ का जो गवर्नर था वह चक्रपालित। तो ये सुदर्शन झील से संबंधित 4 महत्वपूर्ण शासक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो झील का प्रारंभिक जो निर्माण है वह मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के समय किया जाता है। सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, इसी के समय इस झील का विस्तार किया जाता है। इस झील का विस्तार किया जाता है और इस झील से यानी कि इस बांध से नहरें निकाली जाती है। इस बांध से नहरें निकाली जाती है। अब होता क्या है
कि रुद्रदामन, यानी कि यह जो बात है वह 150 ईस्वी के आसपास की बात है। उसके समय, रुद्रदामन के समय भयंकर बाढ़ आती है और भयंकर बाढ़ आने से जो झील है, सुदर्शन झील है, वह नष्ट हो जाती है, टूट जाती है। तो रुद्रदामन के समय इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। रुद्रदामन के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया जाता है और आगे स्कंदगुप्त के समय, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय वहां का जो गवर्नर था जिसका नाम था चक्रपालित, इस झील का पुनः विस्तार करता है, पुनः विस्तार करता है। तो इस झील के वर्णन से हमें मौर्य शासन के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, शक वंश के शासक के बारे में और गुप्त वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। यह जो झील है वह भारत के गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का गुजरात और गुजरात का यह जूनागढ़, और यहाँ पर यह झील स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण झील। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस सुदर्शन झील से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह सुदर्शन झील के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब देखते हैं आगे गुप्त साम्राज्य का पतन, कि गुप्त साम्राज्य भारत में चारों तरफ विस्तार, भारत के विभिन्न भागों में इसका विस्तार था गुप्त राजाओं का। तो आखिर गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे होता है? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, तो कुछ कारणों के बारे में हम देखेंगे। तो पहला जो कारण था कि बाद के जो शासक थे वह अयोग्य शासक थे, अयोग्य शासक। दूसरा है विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। तीसरा हम जो देखेंगे, पहला अयोग्य शासक, विकेंद्रीकरण और उन शासकों की शांतिवादी नीति, शांतिवादी नीति। और भी अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु प्रमुख जो कारण है कि बाद के जो शासक, जैसे स्कंदगुप्त, यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम महत्वपूर्ण जो शासक था वह स्कंदगुप्त था। उसके बाद में पुरुगुप्त बनते हैं, नरसिंह बालादित्य बनते हैं, और बाद के जो शासक होते हैं वह अयोग्य होते हैं। उनमें इतनी सैनिक योग्यता नहीं थी, प्रशासनिक योग्यता नहीं थी कि वह पूरे भारत के गुप्त साम्राज्य को वह संभाल पाए। इसलिए वह अपने अयोग्यता के कारण गुप्त साम्राज्य को वह संभाल नहीं पाए, जिससे वह शासन नष्ट हो गया। उसके बाद विकेंद्रीकरण, जैसे जैसे यहाँ का जो शासक था, यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो मगध, मगध में भी पाटलिपुत्र, इसकी जो प्रमुख राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इसकी राजधानी हो गई थी उज्जैन, अवंती। यानी कि बाद में जो शासक हुए अयोग्य थे, तो उनके अधीन विभिन्न प्रकार के जो शासक थे जो कि उनके अधीन थे, बाद में धीरे धीरे वह स्वतंत्र होते जाते हैं। और अंतिम रूप से ये मगध का जो भाग है, इस पर गौड़ वंश का शासन स्थापित हो जाता है, अर्थात गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। उनकी जो शांतिवादी नीति, हमने देखा कि उस समय जो विदेशी यात्री फाहियान आया था वह भारत के बारे में बहुत प्रशंसा करता है। भारत में उस समय कितनी शांति थी, यानी किसी प्रकार का भय नहीं था। यानी कि उस समय के जो लोग थे उनको कठोर दंड नहीं दिया जाता था, वह सामान्य रूप से अपने आप अपने व्यवहार से वह बिल्कुल शांतिपूर्वक रहते थे। यानी कि यह जो काल था गुप्त साम्राज्य का जो सम्राटों का जो काल था,
वह शांतिपूर्ण था, यानी कि उस समय जो सैनिक जो शक्ति थी, इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि सैनिक दृष्टि से बाद के जो शासक थे वो कमजोर हो गए, सैनिक शक्ति का उपयोग वह नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका जो साम्राज्य था वह छिन्न भिन्न हो गया। तो ये गुप्त साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख कारण है, अयोग्य शासक, विकेंद्रीकरण की नीति, शांतिवादी नीति, इन के कारण है गुप्त साम्राज्य जो कि भारत के विभिन्न प्रांतों तक फैला हुआ था। एक बहुत बड़े भारत के विभिन्न भागों पर, उसका एक बहुत बड़े भाग पर उनका साम्राज्य था। धीरे धीरे वह साम्राज्य नष्ट हो जाता है और वही स्थिति हो जाती है जो गुप्त गुप्त शासक जब आए उसके पूर्व की स्थिति, यानी कि भारत के विभिन्न भागों में छोटी छोटी शक्तियां स्थापित हो जाती हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भी वही स्थिति बन जाती है, वही छोटे छोटे प्रांत, छोटे छोटे शासक है वह स्वतंत्र शासक उभर कर सामने आ जाते हैं। धन्यवाद।